Unacademy. Let's crack it. हेलो एंड वेलकम टू अनअकैडमी। माय नेम इज प्रतीक नायक और आप सबका मैं स्वागत करता हूं इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म के ऊपर। और आज हमारे साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी जुड़े हुए हैं डिस्कशन के लिए। नाम है गौरव बुडानिया जी। ऑल इंडिया रैंक 13 आया है इनका यूपीएससी सिविल सर्विस 2020 एग्जाम के लिए। वेलकम गौरव हमारे सेशन के अंदर एंड बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर पासिंग दिस एग्जामिनेशन इन फ्लाइंग कलर्स। Thank you, sir. Thank you for your best wishes, sir. तो गौरव बहुत सारी बातें करनी है आज के सेशन के अंदर आपके साथ, क्योंकि आपकी जो जर्नी रही है सिविल सर्विसेज को लेके, कि किस तरह से राजस्थान में चूरू डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं और वहाँ से तैयारी करने के लिए कैसे कैसे आपने अप्रोच लिए। और खासियत ये है दोस्तों कि गौरव ने सेल्फ स्टडी के थ्रू ये पूरी की पूरी एग्जाम की तैयारी की है। तो उनसे ये भी हम लोग आज कोशिश करेंगे जानने के लिए कि कैसे सेल्फ स्टडी के थ्रू ये तैयारी की जा सकती है, हाउ रिसोर्सेज कैन बी बैलेंस्ड, हाउ टाइम मैनेजमेंट कैन बी डन। तो बहुत सारी बातें हैं, एक एक करके गौरव से हम लोग शुरुआत करते हैं। गौरव थोड़ा अपने बारे में आप बताइए कि आपकी ट्रेडिशनल जो एजुकेशन रही है वो किस तरह से रही है और कैसे आपने सिविल सर्विसेज के बारे में सोचा है, मेन तो कि किस तरह से आप ये फील्ड के अंदर आए। सर, मेरा नाम गौरव है और मैं राजस्थान के चूरू जिले का निवासी हूँ। सर मैंने जो मेरी प्रारंभिक जो पूरी शिक्षा हुई है वो चूरू जिले के अंदर ही हुई है। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया है आईआईटी बीएचयू से माइनिंग इंजीनियरिंग में। फिर सर मैंने मास्टर्स किया था सोशियोलॉजी में, वो भी मैंने चूरू से ही किया था। मेरी जो लोकल वहाँ पे यूनिवर्सिटी थी महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी, वहाँ से मैंने किया था। उसी के साथ सर मैंने राजस्थान का जो राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज आरएएस का जो एग्जाम होता है वो भी साथ में सर उसमें उसी टाइम पे मैंने दे दिया था। और उसमें आरएएस 2018 में मैंने 12वां स्थान हासिल किया था। और उसके बाद सर मैंने यूपीएससी की तैयारी भी स्टार्ट कर दी थी उसी समय पे, और यूपीएससी में सर मैंने 13वां स्थान हासिल किया है। 13वां स्थान हासिल किया। चलिए, बहुत इंटरेस्टिंगली आपने बताया गौरव कि आप चूरू से बिलोंग करते हैं और आपकी एजुकेशन भी वहाँ आपके जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ही हुई है। तो एक दुविधा एस्पिरेंट्स के मन में बहुत होती है कि इसमें तैयारी के लिए आपको बहुत ही हाई फंडू एजुकेशन चाहिए होता है या काइंड ऑफ बहुत ही हाई ग्रेडेड एजुकेशन स्कूल्स के अंदर से ही आप पढ़े होंगे तो ही आप एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। तो वैसा आपका अनुभव इसको लेके क्या कहता है? नहीं सर, मुझे लगता है कि वो एक मिथ है। जो आज मेरी रैंक आई है उसके साथ सर ये टूट सकता है, क्योंकि मेरी एजुकेशन किसी भी बड़ी कोई इंस्टीट्यूट से नहीं हुई। मैंने जो मेरी प्रारंभिक शिक्षा है पूरी आदर्श विद्या मंदिर स्कूल चूरू के अंदर की है। और मैं 1 से लेकर 12th क्लास तक सर मैंने कभी किसी क्लास को टॉप भी नहीं किया है। मैं एज एक एवरेज स्टूडेंट था, बस पढ़ने में ठीक है कि जितना टाइम पढ़ाई को देना चाहिए था उतना पढ़ाई को देते थे, खेलते भी थे, तो वो सब चीजें एक साथ चल रही थी। लेकिन जब 12th में गए उस टाइम पे सोचा कि अब कैरियर के लिए थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा और एकदम अच्छे से स्टडी करनी पड़ेगी। तो फिर वहां से आईआईटी के अंदर सिलेक्शन हो जाता है। वहां से थोड़ा सा मतलब जो मेरा कैरियर है वहां पे एक यू टर्न आता है। उसके बाद सर मैं लगातार जो एग्जाम देता गया, जैसे कॉलेज के बाद मैंने गेट का एग्जाम दिया तो मेरी उसमें भी ऑल इंडिया 80 रैंक थी। उसके बाद मैंने एमए के बाद एग्जाम दिया, नेट को जेआरएफ क्वालिफाई किया मैंने। उसके बाद आरएएस और आईएएस। तो मुझे लगता है कि सर आपका जो पीछे का बैकग्राउंड है वो आपको कुछ डिसाइड नहीं कर सकता कि आगे आने वाले फ्यूचर में आप क्या करने वाले हो। उस समय सर शायद वो मेरे में जिद और जुनून नहीं था, वो सही तरीका मुझे नहीं पता था पढ़ने का, इसलिए उस हिसाब से मुझे रिजल्ट मिले। अब मैंने सर ज्यादा लगन से पढ़ाई की होगी और सही तरीका मुझे मिल गया, तो उसकी वजह से अब अच्छे रिजल्ट्स आने लग गए हैं। चलिए, बहुत इंटरेस्टिंगली आपने अपनी जर्नी बताई कि आपने आरएएस की भी तैयारी की और आईएएस यूपीएससी सिविल सर्विसेज की भी तैयारी की। मतलब दोनों साथ में तैयारी कर रहे थे या पहले आरएएस को फोकस किया फिर उसके बाद देन यू जंप टू सिविल सर्विसेज आईएएस एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के लिए? जी सर, मेरा जो टारगेट था वो यूपीएससी था, लेकिन यूपीएससी की तैयारी
मुझे लगा कि थोड़ा मैं उतने अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैंने साथ में आरएस देने का भी सोच लिया था। और तो आरएस और आईएएस में जो कॉमन सब्जेक्ट्स थे उसके ऊपर मैं ज्यादा फोकस करके स्टडी करता था। और ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो कॉमन सब्जेक्ट्स थे वहां पे मेरा स्कोर बहुत ज्यादा अच्छा रहा है दोनों एग्जामों में, मतलब वन ऑफ द टॉप स्कोर रहा है। जो सब्जेक्ट थोड़े कॉमन नहीं थे उनकी वजह से थोड़ा सा मतलब जो रैंक है उसमें गिरावट है। तो मैं साथ में करता था, लेकिन जब मैंने आरएस का मेंस दे लिया उसके बाद मेरा कंप्लीट फोकस यूपीएससी की तरफ था। यूपीएससी की तरफ फिर ही हो आरएस गया। का जो इंटरव्यू स्टेज है मैंने उसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं किया, मैंने मेरा फोकस पूरा इंटरव्यू जो यूपीएससी के यूपीएससी अंदर था ही। उसी के ऊपर फोकस था। बहुत इंटरेस्टिंगली आपने बताया कि कॉमन सब्जेक्ट्स मतलब जनरल स्टडीज, सामान्य भाषा, या जी सर। सामान्य रूप से हम लोग उसको सामान्य अभ्यास के रूप में भी कहते हैं। तो जनरल स्टडीज की प्रिपरेशन है, उसमें पॉलिटी आता है, हिस्ट्री आता है, इकोलॉजी, एथिक्स आता है। तो इन सब विषयों के लिए खास प्रकार से बहुत सारी दुविधा होती है कैंडिडेट्स के अंदर, और वो भी आज की तारीख में बिकॉज ऑफ दी ऑनलाइन रिसोर्सेज जिस तरह से मल्टीप्लाई हुए हैं। तो आपने जी सेल्फ सर। स्टडी की थी, तो मैं आपसे ये जरूर पूछना चाहूंगा कि इसमें आपने ऑनलाइन सोर्सेज का, जैसे हमारी भी चैनल है या और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल, इसका आपने कहीं ना कहीं उपयोग किया था? किस हिसाब से किया था? सर मैं जो यूट्यूब और बाकी ऑनलाइन चैनल्स थे उनका हेविली यूज करता था। मैं जिस भी टाइम, जैसे मॉर्निंग में उठते ही मुझे लगता था कि मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ उतना, तो मैं उठते ही कोई जो करंट अफेयर के चैनल होते थे वो सुन लेता था। और जब मैं किसी टाइम पे बाहर घूम रहा हूँ उसी टाइम पे भी मैं यूट्यूब सुनता रहता था। और मैंने जो आपके सारे यूट्यूब के ऊपर जितने भी लेक्चर्स हैं मैंने सारे के सारे सुने थे सर। और जो मैराथन सेशंस आपने लिए थे हिस्ट्री के सर, मैंने उनको एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स सुना था। तो जो हिस्ट्री की जो क्रोनोलॉजी थी वो तो मेरे टिप्स पे आ गई थी उस समय, कि कुछ भी पूछ लो, किसी भी ईयर का नाम बोलो, मैं आपको बता दूंगा कि उस ईयर में क्या क्या हुआ था और वो क्यों हो रहा था। सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि हर कैंडिडेट को ये पता होता है कि कौन से टाइम पे क्या हो रहा था, लेकिन मुझे ये भी समझ में आ गया कि क्यों हो रहा था। और उसका एक कारण है सर कि मैं लगातार, जब ऑनलाइन आप सुन रहे हो तो आप उसकी स्पीड को इंक्रीज करके भी सुन सकते हो। तो आप बार बार यदि 3-4 बार आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हो तो उसकी एक अलग अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है जो फर्स्ट 2-3 रीडिंग्स पे नहीं होती। तो सर मैं जो ऑनलाइन करंट अफेयर, जो ऑनलाइन सोर्सेज थे मैं उन पे हेविली डिपेंड करता था। मैं नोट्स वगैरह भी एवर नोट में, या फिर जो सर टैब टैब में, या फिर जो माइंड मैप्स की एप्स आती हैं उनमें बनाता था। तो ऑनलाइन जो रिसोर्सेज हैं वो मेरे एक ग्रेट पार्ट रहे हैं इस जर्नी के। ग्रेट पार्ट रहे, क्योंकि चूरू चूरू डिस्ट्रिक्ट में बैठे बैठे आप तैयारी कर रहे थे। आपने अपना घर भी मतलब छोड़ा नहीं था, लोग बाहर तैयारी करने के लिए जाते हैं। तो ऑनलाइन एक्चुअली केम एज अ बून, हम लोग ये आपके केस में मान सकते हैं। आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग एनालॉजी बताई कि आपने रिवाइज किया था। तो कैंडिडेट्स के साथ इवन हम भी जब संवाद कर रहे होते हैं तो एक प्रश्न बहुत होता है कि सर रिवीजन नहीं हो पा रहा है। तो आपकी टिप जरूर से कैंडिडेट्स भी अब ध्यान में रखेंगे, फ्यूचर के एस्पिरेंट्स, कि रिवीजन इज द की। इवन हम भी हमारे लेक्चर्स में बच्चों को कहते रहते हैं कि आप रिवाइज करिए, जितनी मैक्सिमम बार रिवाइज करोगे उतनी ही आपकी कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगी। चलिए, बहुत इंटरेस्टिंगली गौरव आपने बताया कि आपकी जो जनरल स्टडीज थी आपने ये कोर सब्जेक्ट्स को फोकस किया। जनरल स्टडीज के साथ साथ आप अपने ऑप्शनल के प्रिपरेशन के बारे में बता सकते हैं कि आपका ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी था, तो उसकी तैयारी भी आपने सेल्फ स्टडी के साथ ही करने की कोशिश की, राइट? नहीं सर, एंथ्रोपोलॉजी में सर मैंने करणदीप सर की हेल्प ली थी। बाकी जो जीएस का था उसमें सर मैं खुद ही ज्यादा हेल्प, मतलब सेल्फ से करने की सेल्फ स्टडी करने की कोशिश की। अच्छा, तो प्रिपरेशन को कैसे बैलेंस किया? ऑप्शनल को वेटेज ज्यादा दिया या जनरल स्टडीज को, किस तरह से? क्योंकि उसमें भी दुविधा रहती है। दूसरी एक दुविधा होती है कि ऑप्शनल कैसे चूज किया जाए, है ना? क्योंकि बच्चे कभी एक अटेम्प्ट ज्योग्राफी के साथ देंगे, दूसरे सर फिर सोशियोलॉजी के साथ दे रहे हैं, तो उसमें ही उनके 2-3 साल कभी कभी निकल जाते हैं। जी सर, सबसे पहले मैंने अपने सीनियर से बात की थी कि मैं किस तरीके से एग्जाम को क्लियर कर सकता हूं। तो उन्होंने बताया था कि आपको किसी भी एक भी पेपर में आपको बिलो एवरेज मार्क्स नहीं लाने, सभी पेपर्स में आप ये ट्राई कीजिए कि आपके मार्क्स हैं वो अबव एवरेज रहें। तो ओवरऑल जब वो मार्क्स बनेंगे तो वो वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स होंगे।
तो सर मैं ये सोचता था जैसे कि मैंने यदि GS1 की स्टडी कर ली तो मुझे लगता है GS2 कम है तो मैं GS2 को थोड़ा ज्यादा पढ़ता, फिर यदि मुझे जो भी सब्जेक्ट मुझे लगता कि ये वीक जा रहा है मेरा, मैं उसको पढ़ता, क्योंकि मेरा बस यही स्ट्रेटेजी थी कि किसी में भी बिलो एवरेज नहीं जाना है हमें। जो एक एवरेज मार्क्स होता है, जैसे 100 स्कोर मैंने GS में माना था कि ये एवरेज है, और जैसे ऑप्शनल के अंदर मैंने 260 270 को एक एवरेज मार्क्स माने थे कि इनसे ऊपर रहना है। और बाय द लक ये सब कुछ मैंने जो प्लान किया था उसी हिसाब से हुआ, और सब में मेरे एवरेज स्कोर से थोड़ा थोड़ा ऊपर हुए, लेकिन वो सभी पेपर्स में कंटिन्यू रहे, तो उसकी वजह से ओवरऑल काफी ज्यादा हो गया। और ऑप्शनल सेलेक्ट करने की बात है तो सर उसमें मैंने अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस देखी कि मैं किस चीज में मजबूत हूँ, मैं किस चीज में कमजोर हूँ। और सेम मैंने हर सब्जेक्ट, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट मैंने 5 से 6 ऑप्शनल सब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, फिर उनमें भी देखा कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेस क्या है। और सर एंथ्रोपोलॉजी मुझे ऐसा सब्जेक्ट लगा जहाँ पे मेरी स्ट्रेंथ और मेरी वीकनेस, एंथ्रो की स्ट्रेंथ और एंथ्रो की वीकनेस के साथ एकदम ऐसा लग रहा था कि ओवरलैप हो रही है। तो मुझे लगा कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको मैं 6 महीने के अंदर तैयार कर सकता हूँ, और मेरे पास थोड़ा समय कम था, इसलिए सर मैंने एंथ्रोपोलॉजी लेने का डिसीजन लिया। एंथ्रोपोलॉजी लेने का डिसीजन, बट आपने दूसरे सारे सब्जेक्ट्स के अंदर एक बार जरूर से अपना रिसर्च किया एंड देन जी यू सर। केम टू द कंक्लूजन। हाँ, तो एक जी सर। एक्सपीरियंस के लिए जरूर से एक ये टिप भी रहेगी कि आप अपने मतलब एक बार डिसाइड करिए, यू टेक द एक्सपीरियंस ऑफ द सब्जेक्ट, विषय जी को सर। समझने की कोशिश करिए, उसके बाद आगे बढ़िए। क्योंकि कभी कभी ऑप्शनल के लिए ये देखने को मिलता है कि कैंडिडेट्स, एक दोस्त ने से फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल साइंस लिया जी है तो सर। उसके जी पीछे सर। दूसरा दोस्त कहेगा कि मैं भी पॉलिटिकल, शायद उसकी जी सर। एप्टीट्यूड, उसकी रुचि वैसी ना हो, उसको उसको बिल्कुल। लेके इंटरेस्ट ना हो, तो एक इंटरेस्ट का फैक्टर जरूर से आता है। वैसा आप कह सकते हैं कि नहीं? जी सर, दो चीज है जिनको हमें अपने आप से पूछना चाहिए। यदि वो दो चीजों का यदि दिल से हाँ उत्तर आ रहा है तो यू कैन चूज दैट सब्जेक्ट। पहला, कि यदि सब्जेक्ट को मुझे 5 साल के लिए पढ़ाया जाए तो मैं इसको उतने ही इंटरेस्ट के साथ पढ़ सकता हूँ क्या, क्योंकि यूपीएससी का नहीं पता कि वो आपको किस तरीके से ट्रीट करेगी। तो हो सकता है कि आपका पेपर जो ऑप्शनल है वो 2 साल के लिए बैड भी परफॉर्म कर जाए। तो आप ये सोचिए कि क्या मैं इसको लगातार पढ़ सकता हूँ, मुझे यदि सुबह से शाम तक इसको पढ़ाया जाए तो मैं पढ़ सकता हूँ। यदि उसमें आपका इंटरेस्ट आ रहा है तो फिर आप ऑप्शनल ले सकते हो। दूसरा क्वेश्चन अपने आप से पूछिए कि क्या इंडिया में जितने भी कैंडिडेट्स इसका आंसर लिखेंगे मैं क्या सबसे अच्छा लिख सकता हूँ। तो सर मुझे एंथ्रो के लिए लगता था कि मैं इसको कितनी भी देर पढ़ सकता हूँ, और मैं इसमें जो भी आंसर लिखूंगा वो वन ऑफ द बेस्ट होगा इंडिया के अंदर। तो इसलिए मुझे वो कॉन्फिडेंस आया था कि मुझे एंथ्रो लेनी चाहिए। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंगली आपने आंसर्स के बारे में बताया। अच्छा, एक बहुत सारी दुविधा कैंडिडेट्स के अंदर रहती है कि आंसर राइटिंग, क्योंकि यूपीएससी की मुख्य परीक्षा आंसर राइटिंग के ऊपर है, एनालिसिस के ऊपर है, वो चाहे जीएस जी हो, सर। ऑप्शनल हो। तो आपने किस तरह से तैयारी की थी? मतलब काफी कैंडिडेट्स होते हैं जो कहते हैं कि शायद शुरुआत से आंसर राइटिंग करनी चाहिए। एक कभी लोग एक दूसरा ओपिनियन भी है कि थोड़ा टाइम लेके, थोड़ा फाउंडेशन बिल्टअप करके। तो आपका अप्रोच कैसा रहा है आंसर राइटिंग को लेके? सर आंसर राइटिंग सबसे बड़ा चैलेंज, मुझे पूरी जर्नी के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज आंसर राइटिंग का ही लगा, क्योंकि हम जो पूछते हैं उस पॉइंट टू द पॉइंट आंसर लिखने की बजाय उसके पेरीफेरी पे आंसर लिखते हैं, और फिर हम एक्सपेक्ट भी करते हैं कि हमें अच्छे मार्क्स मिलने चाहिए। और जब हम पेरीफेरी पे आंसर लिख रहे हैं और उसके बाद हम उसमें कुछ सुधार भी नहीं करना चाहते, वो सबसे बड़ी दिक्कत आती है। तो सर मैंने प्रीलिम्स से पहले कुछ आंसर राइटिंग जरूर की थी, 30-40 क्वेश्चन मैंने लिखे होंगे, लेकिन वो कुछ सिग्निफिकेंट पार्ट नहीं था। प्रीलिम्स के बाद मैंने जो आंसर राइटिंग की थी वो सबसे इंपॉर्टेंट थी। तो सर उसमें मैं जो भी कोई आंसर लिखता, सबसे पहले मैं अपना आंसर एकदम टाइम लिमिट के अंदर लिखता कि मेरे को यदि 10 मार्कर है तो उसको 7 मिनट में लिखना है, और 15 मार्कर है उसको 11 मिनट में लिखना है। ये मैंने टाइम डिसाइड कर दिया, उसमें मैं अपना आंसर लिखता। उसके बाद मैं देखता कि मॉडल आंसर कैसा है, और उसके बाद मैं देखता कि मेरे जो साथी मेरे साथ लिख रहे हैं या कोई टॉपर है उनका आंसर कैसा है। तो फिर मैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखने की कोशिश करता कि मेरे और टॉपर के आंसर के बीच में डिफरेंस क्यों है, टॉपर ने वैसा क्यों सोचा। और मैं हर दिन 3 से 4 आंसर लिखता था और उनको टॉपर के आंसर के साथ कंपेयर करता था। बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऑनलाइन अवेलेबल करवा देती हैं कॉपी, तो उससे मुझे ये पता चल जाता कि मैं कहाँ, मतलब कि मैं सोच कहाँ नहीं पा रहा हूँ, टॉपर ने कैसे सोच लिया जो मैं नहीं सोच पा रहा हूँ। और फिर मैं पूरे दिन उसी चीज पे विचार करता कि टॉपर ने ऐसा सोचा, मैं तो नहीं सोच पाया था ऐसा। तो वो चीज फिर बैक ऑफ द माइंड मेरे चलती रहती थी पूरे दिन। और फिर मैं मेरा ही आंसर मैं मॉडल आंसर के साथ कंपेयर करता, उससे मुझे ये पता चल जाता कि मॉडल आंसर का मतलब है कि जिसने भी बनाया वो बुक को देख के बनाया है,
लेकिन मैंने खुद से लिखा है। तो इससे मतलब ये पता चल जाता है कि मैं ना मेरे बेसिक रिसोर्सेज में कितनी कमी है, कि राइट मुझे मेरे रिसोर्सेज को और ब्रॉड करने की जरूरत है या मेरे पास सफिशिएंट है। यदि राइट मुझे लगता है कि उस सब्जेक्ट के हर पार्ट में ही मैं मतलब कि जो मॉडल आंसर है उससे बहुत ज्यादा दूर हूँ, इसका मतलब है कि सब्जेक्ट के फाउंडेशन में ही कमी है। अदरवाइज मेरा पढ़ा हुआ है, मॉडल आंसर भी वैसा ही है, फिर भी टॉपर से डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब मैं नहीं सोच पा रहा हूँ। तो मैं इन राइट दोनों चीजों पे वर्क करता था कि जहां जहां मुझे लगता है कि ये मेरा मटेरियल कमजोर है या फाउंडेशन कमजोर है, मैं उस पे वर्क करता। और बाकी सारे दिन मैं यही सोचता कि किस तरीके से मैं टॉपर के जो आंसर है उसके पास पहुंच जाऊं। और यदि राइट आप ये 40-50 दिनों के लिए प्रैक्टिस करोगे तो फिर मुझे लगता है कि एकदम टॉपर वाला जो आंसर है उसके ऑलमोस्ट आप उसके नजदीक आसपास में का आ आंसर जाओगे। लिखने लग जाते हो। हाँ मतलब एक एक बात आपने बताई कि पहले फाउंडेशन तो बिल्टअप करना ही पड़ेगा, फिर आंसर राइटिंग के जी ऊपर सर, जाएंगे, वरना बिल्कुल फिर सर। बीटिंग अराउंड द बुश एक हो जाएगा। चलिए, जी बहुत सर। इंटरेस्टिंगली गौरव आपने अपना इंसाइट्स दिया कि आंसर राइटिंग को लेके एक अप्रोच इस तरह से डेवलप किया जा सकता है। दूसरी एक आपके बहुत एक इंटरेस्टिंग जानकारी हमें मिली कि आपने मुख्य परीक्षा जो है वो इंग्लिश में दी है, और जी आपकी सर। इंटरव्यू जो है वो हिंदी के अंदर आपने जो साक्षात्कार जो हुआ था वो हिंदी में अपनी भाषा अपनी माध्यम के रूप में चुना था। तो जी इसको सर। लेके आपको बोर्ड के अंदर शायद अटपटे प्रश्न भी शायद फेस हुए होंगे, जी सर। और जी सर। आपने कैसे उस तरह से उसको जस्टिफाई किया? क्योंकि काफी हिंदी मीडियम या वर्नाक्युलर मीडियम के पृष्ठभूमि के स्टूडेंट्स होते हैं, उनको ये एक अंडर कॉन्फिडेंस होता है कि सर बिकॉज हिंदी इज अवर लैंग्वेज, मदर टंग हिंदी है, या यहाँ मैं गुजरात से बिलोंग करता हूँ तो गुजराती मदर टंग कैंडिडेट्स की है, एंड दे ऑल्सो फील एट टाइम्स अंडर कॉन्फिडेंस उनको हो जाता है कि सर हम अपनी मदर टंग में इंटरव्यू देंगे तो किस किस हद तक जाएगा। यस प्लीज। जी सर। सर मुझे सबसे पहले ये मेरा स्टार्टिंग से ही क्लियर था कि मेरे को इंग्लिश के अंदर ही लिखना है, क्योंकि मैं हिंदी और इंग्लिश में इक्वली कंफर्टेबल था। लेकिन मैं हिंदी में जब मैं लिख रहा था तो मेरे से उतनी राइटिंग स्पीड नहीं आ रही थी जितना इंग्लिश के अंदर आ रही। तब मैंने चूज किया मेरा मीडियम जो इंग्लिश को चूज कर लिया था। लेकिन जब मैं इंटरव्यू देने गया तो मैंने हिंदी को चूज किया, क्योंकि सर मुझे लगता है कि जो मेरा पूरा बैकग्राउंड था और जो सर मैं भावनाएं अपनी व्यक्त कर पाता वो हिंदी के अंदर ही कर पाता। मैं उतनी इंग्लिश में बोल सकता था, लेकिन वो एक जस्ट इंफॉर्मेशन शेयरिंग जैसा होता। मैं मेरे जो ग्राउंड रियलिटीज हैं, मेरी जो भावनाएं हैं, मैं उनको बता नहीं पाता। इसलिए सर, और मुझे कभी हिंदी बोलने में कभी हीन भावना फील नहीं होती। मुझे लगता है कि ये मेरे देश की लैंग्वेज है और मैं इसको एकदम प्राउडली बोल सकता हूँ। मैं किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे या किसी भी मंच पे जाके मैं हिंदी भाषा में बात कर सकता हूँ और इस पे मुझे गर्व है। तो मैं साक्षात्कार देने के लिए भी हिंदी भाषा का ही मैंने चूज किया, मुझे उसमें कोई भी कमी फील नहीं हुई। बस वहां पे बोर्ड के अंदर मुझे क्वेश्चंस पूछे गए थे हिंदी ग्रामर से रिलेटेड, जैसे कि संधि से रिलेटेड पर्यायवाची पूछे गए थे, अलंकार वगैरह पूछे गए थे। तो वो कहीं ना कहीं मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे से यदि ग्रामर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि जो इंग्लिश भाषा में यदि कोई इंटरव्यू देने जाता है तो उससे भी ग्रामर के रूल नहीं पूछे जाते। तो मैंने सोचा नहीं था कि वो है। लेकिन ये चीज मैं अब ध्यान रखूंगा कि आगे से यदि मैं हिंदी भाषा में इंटरव्यू दे रहा हूँ तो हिंदी की ग्रामर भी मैं उतनी अच्छे से करके जाऊँ। अच्छा अच्छा, वेरी वेरी इंटरेस्टिंगली आपने अपना इंटरव्यू का अनुभव भी बताया। अच्छा, ये पूरी की पूरी आपकी जर्नी रही है, पिछले साल आपने तैयारी शुरू की और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर किया, एंड जी हम सर। लोग कोविड की एक महामारी से अभी गुजर रहे, वी आर गोइंग थ्रू अ पैंडेमिक। तो आप कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखते थे? क्योंकि ये पीरियड एक ऐसा बहुत डाउनफॉल का पीरियड रहा है, बहुत सारे एजुकेटर्स पॉजिटिव हो गए थे, इनफैक्ट तैयारी के समय आपको भी बहुत सारी अड़चनें आई थी, एंड ये तैयारी को क्योंकि इसमें मेंटली भी बहुत सारी चीजें जाती है, इसमें टाइम भी बहुत चला जाता है, तो हाउ यू केप्ट योरसेल्फ मोटिवेटेड थ्रू आउट दिस फेज, क्योंकि काफी प्रॉब्लम्स एंड हिकअप्स आते रहे इसके अंदर? जी सर, ये कोविड की जो महामारी आई है उसने तो सर पूरे देश को हिला के रखा है। तो इसमें सर मैं भी कोरोना पॉजिटिव हो गया था, फिर मैं एडमिट रहा था हॉस्पिटल में। उसके बाद जब मैं घर पे हम सब रिकवर हुए तो उसके बाद हमारे जो ताऊ जी थे वो कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। वो 2 मंथ तक अस्पताल में रहते, मैं उनके साथ आईसीयू में रहता था। मैंने पूरी पढ़ाई छोड़ दी थी 2 मंथ्स के लिए कि पहले हम यहाँ पे ध्यान देते हैं। फिर उनका देहांत भी हो गया था 3 जुलाई को। उसके बाद सर जो अंतिम क्रियाक्रम वगैरह करने के बाद 15 से 20 जुलाई को फ्री हुए और 5 अगस्त को ही इंटरव्यू था। तो मेरे पास जो अरे इंटरव्यू की बाप तैयारी करने के लिए केवल 10 से 15 दिन थे। लेकिन जो हो गया वो तो हो गया, हमें पॉजिटिव रहना है हर सिचुएशन के अंदर। अब तो मुझे ये पॉजिटिवनेस थी कि अब मुझे ताऊ जी ऊपर से देख रहे हैं, यदि अब मैंने पूरी मेरी मेहनत नहीं की तो उनको और अफसोस होगा
कि ना ये पूरी मेहनत नहीं कर रहा, तो मैंने लास्ट के जो 10 से 15 दिन थे, मैंने सोच लिया था कि ये मेरी फाइनल है जर्नी का, और मैं इसमें मेरा मैक्सिमम पुटअप करूंगा, क्योंकि मुझे देख रहे हैं सब लोग, मुझे ताऊ जी ऊपर से देख रहे हैं, तो मैं इस दिन में 1 मिनट भी वेस्ट नहीं कर सकता। तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत आएंगी, लेकिन आपको एकदम उसे पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ही उनको फेस करना पड़ेगा। जो उन्हीं प्रॉब्लम्स में आपको लाइफ बहुत कुछ सिखा के जाएगी, और उनको आपको यूटिलाइज करना होगा। तो मैंने यही सब कुछ किया था कि ठीक है, जो नेगेटिव हो गया वो हो गया, अब पॉजिटिव रह के कुछ अच्छा करते हैं तो अच्छा अचीव होगा आने वाले टाइम में। हाँ, वो बहुत कठिन भी हो जाता है, क्योंकि आप जब इंटरव्यू जैसे आखिरी पड़ाव में पहुंचे और घर में किसी अपने का ही देहांत हो गया, अब इस परिस्थिति में बाहर निकले हो, और उसके बाद आपने इंटरव्यू भी दिया जस्ट 1 महीने के बाद, तो वो दुख के साथ आप आगे उसको ओवरकम कर पाए। खैर, किसी को अपने को घुमाने का जो जो दुख है वो तो आप कभी भी कम नहीं कर पाएंगे, बट जरूर से आपने ये बताया कि आपके ताऊजी के आशीर्वाद आपको जरूर मिले होंगे ये जी तैयारी के सर। समय पे, इसी के कारण आप इतने कम टाइम में भी आप ओवरकम हो, और आप खुद भी पॉजिटिव हुए थे, उसके बावजूद भी आपने ये तैयारी रखी। तो बाकी सारे एक्सपीरियंस के लिए भी एक मैसेज जरूर से होगा कि आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, यू नीड टू कीप स्ट्रगलिंग, जैसे गौरव ने हमारे साथ उनके अनुभव को भी शेयर किया। गौरव, बहुत इंटरेस्टिंगली, इंटरव्यू तो एक फेज था, आपकी जी मुख्य सर। परीक्षा में जो सामान्य अभ्यास है उसमें आपका स्कोर जो एवरेज कैंडिडेट्स के मार्क है उसे काफी हाई रहा है। जी सर। वैसा ही आप ऐसे को लेके भी आपने कोई स्पेसिफिक तैयारी की थी निबंध को लेके? क्योंकि निबंध में भी कैंडिडेट्स के साथ एक बहुत ही कंफ्यूजन रहता है कि सर कैसे अप्रोच किया जाए, पहले ऐसे की तैयारी करनी चाहिए कि लास्ट में करनी चाहिए, तो आप इसके ऊपर कुछ सुझाव देना चाहेंगे? सर, जो ऐसे की तैयारी है वो जीएस का जब आपके सब्जेक्ट के ऊपर कमांड हो जाए उसके बाद करनी चाहिए, मेरा पर्सनल व्यू है। क्योंकि सर ऐसे में आपको बहुत बड़ा आपको लिखना है, कम से कम 13-14 पेज का ऐसे लिखना है, तो आपके पास डायमेंशन बहुत ज्यादा होनी चाहिए, आप हर सब्जेक्ट के पर्सपेक्टिव से उसको एनालिसिस कर सके। तो जब तक आपका जीएस पूरा नहीं है तो आप डायमेंशन तो कभी वो सारी डायमेंशन डेवलप ही नहीं कर पाओगे। तो आप ऐसे जो लिखोगे वो आधा अधूरा ही ऐसे लिखोगे। तो सबसे पहला तो जीएस का जो सिलेबस है उसकी 1 या 2 बार रीडिंग हो जाए आपकी, तो आपके पास अब होगा कि आपके पास इनफ नॉलेज हो गया, आपके पास डायमेंशन डेवलप करने की आपके पास स्ट्रेंथ आ गई है। उसके बाद आप देखिए कि इसमें जो ऐसे है वो किस प्रकार का ऐसे है। ये एक इंटेलेक्चुअल ऐसे है, मतलब जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव कंपटीशन के हिसाब से लिखना है। उसमें फिर इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, इंट्रोडक्शन में आप किस तरीके से। अब सर सबसे बड़ी जो ऐसे के अंदर दिक्कत है वो है कि हम एक रटी रटाई स्ट्रेटेजी के पीछे जाना चाहते हैं, जो टॉपर्स ने फॉलो की वही स्ट्रेटेजी हम फॉलो करना चाहते हैं। तो वो मुझे सर थोड़ा गलत लगता है, क्योंकि जो टॉपर है उसकी अलग बैकग्राउंड, उसका अलग एजुकेशन बैकग्राउंड है, उसकी इंग्लिश अच्छी भी हो सकती है। तो हमें हमारे जो स्ट्रेंथ है, हमारी जो वीकनेस है, उसके हिसाब से हमें इंट्रोडक्शन करना चाहिए। जैसे कि मेरे पास फैक्ट्स वगैरह काफी ज्यादा होते थे, किसी भी चीज को लेके बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती थी, तो मैं जो इंट्रोडक्शन होता था वो इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड जो इंट्रोडक्शन देना चाहता था, ताकि जो एग्जामिनर उसको स्टार्ट करे तो उसको लगे कि हाँ, आने वाले जो ऐसे के अंदर बहुत ज्यादा अच्छा कंटेंट आने वाला है। और वहीं पे कुछ कैंडिडेट्स होते हैं वो स्टोरी से स्टार्ट करते हैं ताकि वो अपना एक सस्पेंस बना सके। लेकिन मैं जब भी स्टोरी से स्टार्ट करता तो मुझे लगता कि मेरा सस्पेंस तो पहले ही क्लियर हो जाता था, तो मुझे लगा कि वो स्ट्रेटेजी मेरे लिए वर्कआउट नहीं कर सकती। तो मैं इंफॉर्मेशन लोडेड जो ऐसे हैं उनको लिखना मैं खुद का, मुझे पर्सनल चॉइस थी कि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन को पुट किया जाए और किसी भी प्रकार की ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं की जाए ताकि उसका फ्लो नहीं टूटे। और जब एक सबसे बड़ी ऐसे के अंदर दिक्कत आती है कि 2 पैराग्राफ के बीच में फ्लो टूट जाता है, तो वो फ्लो टूटे नहीं, इसलिए मैंने जो भी बहुत सारे टॉपर्स के ऐसे थे उन सबको पढ़ता कि मैं यहाँ पे, और फिर एनालाइज करता कि इनका फ्लो क्यों नहीं टूटा, और मैं उनके जो पैराग्राफ की लास्ट लाइन और पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन वहां से मैं कनेक्ट करने की कोशिश करता कि इन्होंने फ्लो को किस तरीके से टूटने नहीं दिया। और सेम जब ये चीज मैं हिंदू न्यूज़पेपर में भी एनालिसिस करने लगा कि जब वो उनके 2 पैराग्राफ के बाद जब तीसरा पैराग्राफ आता है वो ऑर्गेनिक क्यों लगता है, तो मैंने वो जो लाइंस थी वो उनको सीधा डायरेक्टली कॉपी कर लिया ताकि मेरे जो ऐसे है उसके अंदर फ्लो बना रहे, ताकि एग्जामिनर को ये फील ना हो। ग्रामेटिकल मिस्टेक ज्यादा होती थी, मैंने मेरे फ्रेंड से चेक करवाया कि आप एक एक छोटी से छोटी ग्रामेटिकल मिस्टेक देखिए, चाहे वो एकदम कोमा की भी मिस्टेक क्यों ना हो वो भी आप देखिए, तो उससे फिर वो मिस्टेक होना दूर हो गई। फिर इंफॉर्मेशन तो मेरे पास थी अच्छी,
तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन हुआ तो मुझे लगता है कि ऐसे के अंदर सही स्कोर आ गया। अच्छा, चलिए, बहुत इंटरेस्टिंगली आपने पूरी ऐसे की प्रिपरेशन की पूरी आपकी एक स्ट्रेटेजी बताई। उसमें आपने न्यूज़पेपर का जिक्र किया। अब इसको लेके भी बहुत सारी दुविधाएं कैंडिडेट्स के अंदर है। एक ग्रुप ऑफ एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि सर न्यूज़पेपर पढ़ने की क्या आवश्यकता है, और एक ग्रुप ऑफ एस्पिरेंट्स है जो कह रहे हैं कि सर न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते हमको 2-2 3-3 घंटे लग जाते हैं। तो आपने जब शुरू किया था तो क्या न्यूज़पेपर के ऊपर फोकस रखा था, या आप डायरेक्टली फिर ऑनलाइन सोर्सेज और वहां पे ही चले गए थे, एंड देन आपने न्यूज़पेपर को उतना किस तरह से बैलेंस आउट किया प्रिपरेशन? सर जो न्यूज़पेपर है, मैं मेरी सक्सेस जर्नी में सबसे बड़ा जो रोल किसी का मानता हूं तो वो द हिंदू न्यूज़पेपर का मानता हूं सर। और मैं करंट अफेयर के लिए मैं सभी को सजेस्ट करूंगा कि द हिंदू न्यूज़पेपर तो आपका फाउंडेशन होना चाहिए, उसके ऊपर आप वैल्यू एडिशन किसी भी चीज का कर सकते हो। तो उसका सर एक फायदा होता है कि आप जैसे आपने कुछ आज करंट अफेयर पढ़ा, तो जैसे कि आज मैंने पढ़ा कि इंडिया और अफगानिस्तान और यूएस के बीच में किस प्रकार का रिलेशन है, और फिर मैं एंटिसिपेट करूंगा, दिमाग अपने आप ही एंटिसिपेट करेगा कि आने वाले टाइम में ऐसा होने वाला है। और फिर 5 से 7 दिन बाद वही न्यूज रिपीट होके जब न्यूज़पेपर में आती है, तो आपका दिमाग यदि उसी डायरेक्शन में सोच रहा है और वही हो गया, तो आप अपने आप को शाबाशी दोगे कि या मैं समझ पा रहा था कि ऐसा होने वाला है। और यदि वैसा नहीं होता तो आप एनालाइज करोगे कि यार मैंने ऐसा सोचा था लेकिन तालिबान ने ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा उन्होंने दूसरा क्यों किया। तो यदि इस तरीके से आप अपने आप से क्यों के जवाब ढूंढना स्टार्ट कर दोगे, तो आपको लगेगा कि करंट अफेयर की तो आप ऐसी डायमेंशंस पे पहुंच रहे हो जो किसी ने सोची भी नहीं थी, और जो न्यूज़पेपर में जो फिर वो जो हमारी मैगजीन्स आती हैं उनके अंदर वो डायमेंशंस नहीं आती। मैगजीन्स में क्या होगा, आप एक दिन एक न्यूज को पढ़ लोगे फिर छोड़ दोगे, लेकिन करंट अफेयर एक ऐसी चीज है जो एक दूसरे के साथ जुड़ी रहती है। और जब आप उसको कनेक्टनेस के साथ पढ़ोगे तो वो एक तो अल्टीमेटली आपका रिवीजन भी होता रहेगा डेली। और एक चीज और होती है सर, जब हिंदू न्यूज़पेपर सुबह पढ़ते हैं तो हमें पता नहीं होता कि न्यूज़पेपर में क्या आने वाला है, तो हमारा दिमाग एंटिसिपेट भी नहीं करता कि क्या, जैसे मैं आज हिस्ट्री पढ़ने वाला हूँ तो दिमाग पहले से एंटिसिपेट कर लेगा और वो प्रिजुडिस हो जाएगा कि मुझे हिंदी हिस्ट्री पढ़नी है, मेरे पास बहुत सारे फैक्ट्स आने वाले हैं। तो दिमाग है वो अपने आप को एक लिमिट कर लेता है। वहीं पे जब न्यूज़पेपर आता है तो अननोन चीज आती है हमारे सामने, तो हम तैयार हो जाते हैं किसी भी अननोन चीज और किसी भी बाउंसर के लिए हम रेडी रहते हैं। और ये सेम होता है यूपीएससी के एग्जाम में, जब मेंस का एग्जाम होता है तो आपको बहुत सारे जो ऐसे क्वेश्चन जिनको आपने एंटिसिपेट नहीं किया था वो भी आपके सामने आते हैं। तो उसके जो न्यूज़पेपर से आपकी जो एक स्ट्रेंथ बन जाती है वो वहां पे आपको मेंस में वैसे भी काम आती है। तो न्यूज़पेपर के बहुत सारे मल्टीपल फायदे हैं, इसलिए न्यूज़पेपर पढ़ना सर मैं मस्ट समझता हूँ। मस्त समझते हो। चले गौरव, आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया है भविष्य के एक्सपीरियंस के लिए, क्योंकि एक अभी ट्रेंड बन गया था कि करंट अफेयर्स मैगजीन के ऊपर ओवर डिपेंडेंट रह जाते थे, और उसके कारण कभी कभी ये होता था कि प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चंस भी ना टिक कर पाए, और इवेंचुअली अगर प्रीलिम्स में फैक्ट की मदद मिल भी गई तो जब मुख्य परीक्षा में एनालिसिस का सवाल आता था तो नहीं हो पाएगा। तो न्यूज़पेपर से 2 फायदे आप खुद बता रहे थे कि आंसर राइटिंग में एक तो फायदा हुआ, और ऐसे के अंदर, निबंध के अंदर। तो जरूर से एस्पिरेंट्स को हम लोग ये सजेस्ट करेंगे कि जैसे आपने अपने न्यूज़पेपर रीडिंग का एक्सपीरियंस बताया है वैसे ही वो लोग भी तैयारी करें। गौरव, एक प्रश्न जो आता है वो है सीसेट को लेके, एक्सक्लूसिव तैयारी को लेके, क्योंकि पिछली बार अभी जो स्कोर कार्ड आया है उसको लेके भी काफी लोगों के लिए सरप्राइज था कि जीएस में 110 मार्क्स, 110 मार्क, 105 आ रहे हैं, और सीसेट में दे आर स्कोरिंग 40-45 मार्क्स एंड इवेंचुअली नॉट क्वालिफाइड रहे। तो सीसेट को लेके या एक्सक्लूसिव प्रीलिम्स को लेके आपने कोई तैयारी की थी, या प्रीलिम्स और मेंस की दोनों साथ में ही रखी थी और फिर एंड तक वैसे ही आपका अप्रोच रहा? सर सीसेट को लेके मैं राइट कैंडिडेट नहीं होऊंगा जो मैं एडवाइस करूंगा, क्योंकि मैथ के प्रति मेरा स्पेशल लगाव था। मुझे तो स्कूल के अंदर मैथ के नाम से ही जानते थे, तो मैथ्स मेरे लिए थोड़ा काफी ज्यादा इजी था, और तो मेरा स्कोर भी बहुत ज्यादा है, तो वो मैं सीसेट के लिए मैं एक राइट कैंडिडेट नहीं हूँ जो एडवाइस कर सकूं। बाकी जो जीएस प्रीलिम्स की जो तैयारी थी सर, वो मेरी लगभग मेंस के साथ कंटिन्यू रहती थी। लास्ट के जो 2.5 मंथ और 3 मंथ्स में मैं एक्सक्लूसिव प्री ओरिएंटेड हो जाता था, और उस समय मैं फैक्ट्स के ऊपर फोकस करता था। जैसे हिस्ट्री की अपनी स्पेक्ट्रम की जो बुक है, मैं जितने भी उसमें फैक्ट्स होते थे उनको एक अलग कलर से हाईलाइट कर लेता था, ताकि जब मैं मेंस के लिए पढ़ रहा हूँ तो मेरे को वो पूरी बुक पढ़नी है। लेकिन जब प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहा हूँ तो वो जैसे कि मैंने उसको ब्लू हाइलाइटर से हाईलाइट किया, तो केवल ब्लू फैक्ट पढ़ता था, तो एक पेज के ऊपर केवल 2 या 3 ही फैक्ट आते थे, तो मैं काफी जल्दी उसको रिवाइज भी कर लेता था लास्ट में। और जब आपके पास फैक्ट्स अच्छे होते हैं
प्रीलिम्स के जस्ट बाद में आप जब मेंस करना स्टार्ट करते हो, तो मेंस में सर एक बात मैं बताना चाहूंगा कि हम कोई भी स्टेटमेंट देते हैं उसकी वैल्यू तब तक नहीं होती जब तक हम उसको बैकअप नहीं करते किसी फैक्ट या डेटा से। तो ये चीज मैं हमेशा ये देखता था कि प्रीलिम्स में जब हम 2.5 से 3 महीने हमारे पास फैक्ट्स और डेटा अच्छे हो जाएंगे, तो मेंस में एनालिसिस करते टाइम हमारा बैकअप हमेशा रहेगा। तो ये चीज प्रीलिम्स की जो तैयारी थी वो मेंस में बहुत ज्यादा काम आती थी। तो बाकी तैयारी सर मैं पूरी एकदम प्री और मेंस की एक साथ करता था। प्रीलिम्स की जो तैयारी थी वो 2.5 से 3 महीने में अलग से एक्सक्लूसिव करता था। अच्छा, फैक्ट वाला। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए ये होगा कि नोट मेकिंग आपने कोर सब्जेक्ट्स के लिए किया था, या आप जैसे बता रहे थे कि ये ब्लू कलर की या ग्रीन कलर की हाइलाइटर पेन से ही आपने दिमाग के अंदर स्टोरी लगवा दी और फिर उसी को ही रिवाइज करते रहे? सर इसमें सर मेरे पास समय थोड़ा काफी कम था इसकी प्रिपरेशन करने के लिए, तो मैंने जो स्टैंडर्ड बुक्स थी उनका तो सर बुक्स के अंदर ही मैंने हाईलाइट कर लिए थे। 3-4 हाइलाइटर्स का मैं यूज करता था कि एक तो हाइलाइटर का यूज करता है ये प्रीलिम्स के फैक्ट हैं, एक हाइलाइटर का यूज करता है कि ये मेंस की डायमेंशंस हैं, एक हाइलाइटर का यूज करता है जो फैक्ट्स मैं भूल जा रहा हूँ बार बार, पता मतलब दूसरे तीसरे रिवीजन के बाद भी मुझे याद नहीं आते, मैं उनको अलग कलर में हाईलाइट करता था ताकि एग्जाम से जस्ट पहले दिन मैं उसको स्टडी कर सकूं। और एक सर मैं हाईलाइट ऐसा भी करता था जो प्री और मेंस के मतलब कि कॉमन रहता है, ताकि जब यदि मैं मेंस में फेल हो जाऊं तो वापस से मुझे ऐसा नहीं कि जीरो से शुरुआत करनी पड़े। तो इसलिए मैं अलग अलग 3-4 कलर का यूज करता था। लेकिन जैसे मेंस के लिए स्पेसिफिक एनालिसिस करना होता है तो मेंस में सर मैं क्लब कर लेता था टॉपिक्स को। जैसे कि जो सेम नेचर्स के जितने भी टॉपिक होते थे, जैसे कि हिस्ट्री में हम देखें कि यदि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्वदेशी आंदोलन क्यों हुआ, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्यों हुआ, जो भी सीडीएम क्यों हुआ, आगे क्विट इंडिया क्यों हुआ, तो क्यों हुआ ये सबको मैं एक साथ लिख लिया कि ये सारे क्यों हो रहे हैं। तो फिर उसमें मुझे एक ट्रेंड पता चल जाता कि ब्रिटिशर्स कुछ ना कुछ करेंगे, उसके बाद इंडिया वाले उसका रिस्पॉन्स कुछ ना कुछ रिएक्शन जरूर देंगे, फिर ब्रिटिशर्स वापस एक अपनी जो आप बताते हो कैरेट एंड स्टिक वाली पॉलिसी, एक अच्छा सा ऑप्शन लेके आएंगे, एक आपको मारेंगे भी। फिर आप दूसरे जो वर्ल्ड हिस्ट्री है वहां से 1-2 इवेंट का तड़का लगा देना है, बाकी कुछ सोसाइटी आर्ट एंड कल्चर का कोई 1-2 तड़का लगा देना है। तो फिर वो मेरा जो मटेरियल तैयार हो जाता था। तो इसलिए मैंने हिस्ट्री में क्यों चैलेंज क्या थे, फेल क्या थे, उनका मैंने एक एक पेज का मटेरियल बना लिया था ताकि मेंस के अंदर वापस से पूरी हिस्ट्री ना पढ़नी पड़े। और थोड़ा सा फैक्ट का मुझे लगता था कि ये फैक्ट्स काम आ सकते हैं, तो वो मैं ऑलरेडी उनको बुक में हाईलाइट कर चुका था जो प्री और मेंस में दोनों में काम आते हैं। चले, वेरी इंटरेस्टिंगली गौरव आपने अपनी पूरी प्रिपरेशन की एक स्निपेट हमको शेयर की है। उसमें एक चीज एस्पिरेंट्स के लिए मैं जरूर से बताना चाहूंगा कि गौरव ने हार्डवर्क किया है, पर हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क किया है कि जिस तरह से अलग अलग हाइलाइटर पेन्स का यूज करना स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए, और फिर डेटा को आपने एक्सट्रापोलेट किया, इंटरपोलेट किया अपने हिसाब से, उसको नोट्स के रूप में ढाला और अल्टीमेटली आंसर राइटिंग में आपको हेल्पफुल हुआ। बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी रही है गौरव आपकी। एक ही अटेम्प्ट के अंदर आपने RAS IAS दोनों की एग्जाम को, और वो भी ऑल इंडिया रैंक 13 के साथ, RAS को ऑल राजस्थान रैंक 12 के साथ आपने पास किया है। तो बहुत सारी आपके एक्सपीरियंसेस रहे होंगे ये तैयारी के दौरान। आपको हॉबी के रिलेटेड कुछ पूछा गया था इंटरव्यू में, या इसके रिलेटेड, या नॉर्मल ही आपकी तैयारी रही थी? सर मेरी जो हॉबी थी वो मेनली क्रिकेट था, मैं क्रिकेट को देखता हूँ। लेकिन क्रिकेट के लिए एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव रहता है। जो ओल्ड एज के जो मेंबर्स होते हैं उनको लगता है कि क्रिकेट ने ही सब कुछ बर्बाद किया है, बच्चों को भी क्रिकेट ने बर्बाद किया है, दूसरे खेलों को भी क्रिकेट ने बर्बाद किया है। तो क्रिकेट के साथ मुझे कुछ और भी दूसरे खेल के साथ ना कनेक्ट करना था। तो मैं कबड्डी तो कॉलेज की तरफ से खेलता था, तो कबड्डी मेरी एक हॉबी थी और उसमें मैं कैप्टन था, तो वो एक मेरे लिए रेडीमेड ऑप्शन था। लेकिन मुझे एक दूसरा ऑप्शन भी क्रिएट करना था। तो जो एक राजस्थान में एक ट्रेडिशनल एक चेस का ही एक दूसरा वर्जन होता है, सर भर नाम से जाना जाता है, उसको खेलते हैं। तो जैसे ही मेरा मेंस का रिजल्ट आया तो मैं उस गेम को खेलता था, लेकिन रेगुलर नहीं खेलता था। मेरा मेंस का रिजल्ट आते कि मैं अब 5, 7, 10 महीने इसको मैं लगातार 5 महीने, ये जो थोड़ा कोरोना के कारण डिले हो गया था,
इंटरव्यू, तो मैं 5 महीने खेलूंगा तो ये मेरी अपने आप ही हॉबी बन जाएगी। तो इसलिए मैंने एक उसको हॉबी बना लिया, ताकि ये लगे कि हाँ मतलब इसको लोकल जो ट्रेडिशंस हैं उनके साथ भी ये कनेक्टेड है। तो जो क्रिकेट है वो मेरी एक नेगेटिव हॉबी के तौर पे ना आए, उसको बैलेंस करने के लिए मैंने चर भर अच्छा, को भी आपने चर इंक्लूड भर किया। को भी हाईलाइट किया। चलिए, बहुत जी सर। इंटरेस्टिंग रही गौरव आपके साथ चर्चा। लास्ट क्वेश्चन जी ऑफ द डे, देन वी कैन कंक्लूड एज जी वेल। सर। जी आप डीएफ के बारे में बता सकते हो कि व्हाट रोल द डीएफ प्लेस, डिजिटल एप्लीकेशन फॉर्म जो है डेफ, जनरली इंटरव्यू स्टेज तक बहुत ही मैटर कर जाता है, उसमें जी क्या सर। फोकस करना चाहिए कैंडिडेट्स को, खाली एक कंक्लूडिंग रिमार्क के रूप में? जी सर, डेफ सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है इंटरव्यू में। और मैंने मेरे दोस्तों के इंटरव्यू जो देखे हैं उसमें मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चंस थे वो डेफ के अराउंड होते हैं। और जो करंट अफेयर भी यदि आपसे पूछा जा रहा है तो वो कहीं ना कहीं आपके डेफ से की जो उससे निकलता है वो। जैसे मुझे डाटा माइनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे, मैं समझ नहीं पा रहा था कि अचानक से पहला क्वेश्चन ही डाटा माइनिंग क्यों पूछ रहे हैं, लेकिन मेरी माइनिंग इंजीनियरिंग ब्रांच थी, उन्होंने उस चीज को कनेक्ट कर दिया डेटा माइनिंग के साथ। डेटा माइनिंग के साथ। तो ऐसा हो सकता है आपके साथ भी कि आपकी जो ब्रांच है या फिर आपने जो भी स्टडी किया है उससे रिलेटेड जो करंट अफेयर है वो उनके दिमाग में जरूर आएंगे। तो इसलिए अपना डेफ भरते समय बिल्कुल ध्यान रखें। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हॉबी वाले पार्ट में। आप यदि किसी चीज को हॉबी आपकी है तो उसको तो लिखिए, लेकिन उसके बारे में आपको पूरी डिटेल होनी चाहिए। यदि आपकी हॉबी नहीं है फिर भी आप कुछ लिख रहे हो तो आप जब मेंस आपका हो जाए उसके बाद उस हॉबी को लीव कीजिए, उसके साथ रहिए, ताकि 4-5 महीनों में आपके अंदर जो फेकनेस है वो खत्म हो जाएगी। आपको लगेगा हाँ ये मेरी हॉबी है। यदि आपने हॉबी फिल भी कर दी और उसको जो आपकी हॉबी नहीं है उसको भी फिल कर दिया, और उसके बाद जब आप इंटरव्यू बोर्ड में जाओगे तो वो आपसे 2 या 3 क्वेश्चन पूछते ही आपसे पता कर लेंगे कि ये आपकी हॉबी नहीं है। तो इसलिए जो भी आप डेफ के अंदर भरो उसको उसी दिन से जीना स्टार्ट कर दो, ताकि जो 2 या 3 महीने के अंदर आप उसको फील कर पाओगे कि ये जो मैंने भरा है वो मेरा अपना ही है। तो आपको यदि ब्लफ भी करना है तो उसको आप एकदम एक्सपीरियंस कीजिए अपनी रियल लाइफ में, ताकि कोई भी क्वेश्चन आएंगे वहां पे तो उनको आप आराम से हैंडल कर सको। इजीली कर पाते हो। चलो गौरव, थैंक यू वेरी मच, आपने अपना कीमती समय दिया हमको। एंड एक पार्टिंग नोट्स फ्यूचर एक्सपीरियंस के लिए 2020 के प्रीलिम्स के लिए आप, या 21 की अभी जो एग्जाम होगी उनके लिए जी सर। भविष्य के एक्सपीरियंस को देना चाहेंगे? सर मैं सबसे इम्पोर्टेंटली यही बोलना चाहूंगा कि अपनी तैयारी के ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए। कभी मतलब अपने आप को अंडर कॉन्फिडेंट मत होने दीजिए कि पता नहीं इस एग्जाम में तो आईआईएम वाले भी तैयारी कर रहे हैं, एम्स वाले भी तैयारी कर रहे हैं, ये भैया तो 5 बार पेपर दे चुके हैं, ये तो 6 बार दे चुके हैं, इन्होंने तो इस कोचिंग से कोचिंग ले ली, इनके पास तो ये सब एक्सक्यूज अपनी तरफ है। आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रखिए कि मुझे 850 900 स्कोर करना है, उसके लिए ये मेरी स्ट्रेटेजी होगी, इसके लिए मुझे इतना हार्ड वर्क करना होगा और ये इतने दिन में हार्ड वर्क करूंगा, और ये मेरी एफिशिएंसी रहनी चाहिए। मतलब सारी कैलकुलेशंस होनी चाहिए जो एकदम इंजीनियरिंग में जो कैलकुलेशन होती है कि जैसे मुझे ये 4 जीएस के पेपर हैं, उन पेपर के अंदर इतने 200 टॉपिक है, एक टॉपिक मैं मतलब कि 1 घंटे के अंदर कर सकता हूँ, कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो 2 घंटे के अंदर कर सकता हूँ। टोटल मुझे 600 घंटे का पढ़ना है, मैं एक दिन में 10 घंटे पढ़ता हूँ, 60 दिन का टाइम होना चाहिए, एफिशिएंसी 80% है, तो मेरा टाइम है 75 डेज का बनेगा। और इस हिसाब से अपनी पूरी कैलकुलेशन करके चलिए कि 75 डेज में पूरा होना चाहिए, 5 दिन मैं डिस्टर्बेंसेस के काट लेता हूँ, 80 डेज का मेरा सिलेबस है। तो इस तरीके से यदि आप एकदम सिस्टमेटिक तरीके से चलेंगे तो मुझे लगता है कि आपके लिए भी जर्नी काफी आसान हो जाएगी। यस, थैंक यू वेरी मच गौरव। आपने कहा कि हार्ड वर्क जरूरी है पर इसमें स्मार्ट वर्क भी जरूर से लेके आएंगे। तो ऑल द फ्यूचर एस्पिरेंट्स, आज हमारे साथ थे श्री गौरव बुदानिया जी, ऑल इंडिया रैंक 13th यूपीएससी सीएससी 2020 के अंदर, और साथों साथ आरएएस भी इन्होंने क्लियर किया हुआ था 2018 में, जिसके 12वीं रैंक थी। और बहुत इंटरेस्टिंगली इनसाइट्स गौरव ने हमको दिए। इनफैक्ट आप जो भी फ्यूचर एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे होंगे उन सबको काफी सारी इसमें ये सेशंस के थ्रू हेल्प मिला होगा। तो गौरव, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस, और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं वन मोर टाइम। एंड बहुत सारी आपको ढेर सारी बधाई, आप जीवन में आगे बढ़िए और सिविल सर्विसेज के अंदर आपने जो अचीव किया है उसको ग्राउंड के ऊपर इम्प्लीमेंट करिए इसी स्ट्रेटेजी के साथ। ऐसी हमारी बहुत सारी शुभेच्छा के साथ आज के सेशन को कंक्लूड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। जी सर, थैंक यू सर, और आपका स्पेशल थैंक यू, क्योंकि आप जो स्टूडेंट्स हैं जो गांव में बैठे हैं या दूर दराज के जो इलाकों में बैठे हैं उनके लिए आप बहुत सारे फ्री लेक्चर्स लेते हैं। तो मैं अपनी तरफ से
और जो मेरे सारे भाई बहन हैं जो आपके लेक्चर से जो फायदा उठा रहे हैं, उनकी तरफ से आपको सर वापस से एक बार थैंक यू बोलना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच गौरव, एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स। आज हम लोग सेशन को कंक्लूड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप शेयरिंग। चलिए, थैंक यू।